नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का जो प्रश्न है वो अथवा करके पूछा जा सकता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं अथवा देवनागरी लिपि के गुण। देवनागरी लिपि विश्व की समस्त उपलब्ध लिपियों की तुलना में वर्णों की जो संख्या है देवनागरी लिपि में वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। मोनियर विलियम्स ने देवनागरी वर्णमाला की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिस इज ऑन द होल द मोस्ट परफेक्ट एंड सिमेट्रिकल ऑफ नॉन अल्फ़ाबेट्स। अर्थात देवनागरी वर्णमाला सभी ज्ञान वर्णमालाओं से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। आशुलिपि के प्रवर्तक पिटमैन कहते हैं कि इफ इन द वर्ल्ड वी हैव एनी अल्फ़ाबेट द मोस्ट परफेक्ट इट इज़ जॉर्ज हिंदी वंस। यदि संसार की कोई वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है तो वह हिंदी अथवा देवनागरी की ही है। देवनागरी की वैज्ञानिकता तथा विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट, वर्णमाला की पूर्णता। पहली जो विशेषता है देवनागरी की वर्णमाला की पूर्णता। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है, जो विश्व की किसी भी अन्य लिपि की तुलना में अधिक है। रोमन लिपि में वर्णों की संख्या 26 है। यही कारण है कि रोमन लिपि में हिंदी की श, श, छ, झ, ठ, थ, भ आदि जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों के लिए कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है। जैसे इनको लिखा जाएगा, जैसे आप तालव्य श को लिखेंगे तो स के लिए SHA, यदि मूर्धन्य श को लिखेंगे तो SHA, दोनों में समानता है। छा CHA, झा JHA, ठा THA, था THA। अब ठा और था दोनों में समानता है। दोनों में रोमन लिपि में हिंदी को लिखने के लिए स्वतंत्र वर्ण नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में हम आते हैं वर्णमाला की वैज्ञानिकता। स्वर और व्यंजन की दृष्टि से देखें तो देवनागरी की वर्णमाला को जो है इसका जो वर्गीकरण है वो अत्यधिक वैज्ञानिक है। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर और व्यंजन। स्थान की दृष्टि से देखें तो सभी वर्णों को स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे क वर्ग कंठ से उच्चारित किया जाता है, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। इन सब वर्णों का क्रम जो है वो निश्चित है। प्रयत्न की दृष्टि से घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण। घोष का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। अघोष जो वर्ण कहलाते हैं वो ग, घ, अंग, ज, झ, अ, डा, ढा, अण, दा, था, न, बा, भा, मा अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम। महाप्राण और अल्पप्राण वर्गों के दूसरे तथा चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। वर्ग का जो दूसरा तथा चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण कहलाएगा। पहला और तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण कहलाता है। अनुनासिकता की दृष्टि से पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण अनुनासिक हैं, जैसे अंगे, ए, अणे, ने, में। इस प्रकार ध्वनि का ऐसा सूक्ष्म और वैज्ञानिक वर्गीकरण अन्य लिपियों में दुर्लभ है। दूसरी लिपियों में ऐसा वर्गीकरण दिखाई नहीं देता। नंबर 3 पॉइंट, एक ध्वनि एक लिपि चिन्ह। देवनागरी
में प्रत्येक स्वर और व्यंजन के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह है, लेकिन रोमन या अरबी में ऐसा नहीं है। रोमन में क जो ध्वनि है उसके लिए सी भी प्रयुक्त होता है, के भी प्रयुक्त होता है, क्यू भी प्रयुक्त होता है। नंबर 4 पॉइंट, एक लिपि चिन्ह एक ध्वनि। हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रत्येक लिपि चिन्ह एक निश्चित ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे डब्लू में 5 ध्वनियाँ हैं, डे प्लस ए प्लस ए प्लस ले प्लस ये प्लस ओ, जब जाकर के डब्लू बना है। डब्लू व के लिए प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में व के लिए वह ही प्रयुक्त होता है। ये न नहीं है बच्चों, न के स्थान पर आना है ही आना है। रोमन में व के लिए वी भी प्रयुक्त होता है। उच्चारण और लेखन की एकरूपता है। देवनागरी लिपि पांचवा पॉइंट है हमारा, देवनागरी में जो है उच्चारण और लेखन की एकरूपता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का सबसे प्रमुख प्रमाण यह है कि इसमें जो लिखा जाता है वही बोला या पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे नाइफ शब्द लिखा है, साइकोलॉजी, यह इस लिपि की अस्पष्ट, इसमें के और पी जो है साइलेंट रह गए। जो लिखा जा रहा है वो बोला नहीं जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो लिखा नहीं गया है। मात्राओं में वैज्ञानिकता। देवनागरी में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए मात्राएं सुनिश्चित की गई हैं, लघु और गुरु। मात्राओं के वैज्ञानिक क्रम को ही बाराखड़ी कहा जाता है, जैसे का, की, घु, कु, के, कौ, कौ, कह। मात्राओं की यही वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि की अद्भुत शक्ति है। नंबर 7 पॉइंट, लेखन, टंकन और मुद्रण की एकरूपता। रोमन लिपि को कई प्रकार से लिखा जाता है, जैसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। लिखने और छपने में भी अंतर दिखाई पड़ता है। हिंदी देवनागरी अपने जिस रूप में लिखी जाती है, टंकित की जाती है और छापी जाती है, वह अपने उसी रूप में रहती है, यानी कि जिस रूप में लिखी जाती है, जिस रूप में टाइप की जाती है, उसी में छपती है। नंबर 8 पॉइंट है सुपाठ्य। लिखने व छपने की एकरूपता के कारण यह सुपाठ्य है। लिपिबद्ध विचारों को आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, लिपि सौंदर्य एवं लेखन की सरलता। देवनागरी के वर्ण अधिक सुंदर तथा कलात्मक हैं और लिखने में कम स्थान लेते हैं। इसमें लेखन भी ध्वनियों के उच्चारण अनुसार ही होता है, अर्थात जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 10, व्यावहारिक एवं विकासशील है। देवनागरी लिपि जो है भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें आवश्यकता अनुसार ध्वनि चिन्हों को समायोजित किया जा सकता है अथवा बदला जा सकता है। जैसे अंग्रेजी की आ ध्वनि के लिए अर्धचंद्राकार चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि देवनागरी लिपि की समता अन्य कोई लिपि नहीं कर सकती। यह वैज्ञानिक है, कलात्मक है, यह व्यावहारिक एवं विकासशील लिपि है। इसके लिखने पढ़ने में एकरूपता है। अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी यह लिपि सहायक है। थोड़े संशोधन और परिवर्तन से इसे और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आज का पॉइंट हमारा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता था। अगला टॉपिक रहेगा देवनागरी लिपि के दोष और उनका निराकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
आता है बच्चों, हर साल एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इसमें से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।